हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अगर आप क्लास 10th या 12th में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर और पोएट्री सेक्शन में फिगर ऑफ स्पीच से हर साल काफ़ी अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिमली और मेटाफर को तो हम आसानी से पहचान लेते हैं, लेकिन जब पेपर में थोड़े ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स जैसे ऑक्सीमोरॉन, पैराडॉक्स, सिनेक्डकी आ जाते हैं तो हमारे नंबर कटने लग जाते हैं। पिछली वीडियो में हमने इन सभी के कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझा था और आज के वीडियो में हम फिगर ऑफ स्पीच के टॉप 10 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं जो आपके बेसिक्स से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आपके आगे भी बहुत काम आने वाले हैं, तो पेन और पेपर लेकर तैयार हो जाइए। वीडियो को पॉज करके खुद अपना आंसर सोचिए और एंड में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके 10 में से कितने सवाल सही हुए। तो चलिए चलते हैं सीधे हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है ये आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए सिमिली, ऑप्शन बी मेटाफर, ऑप्शन सी पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन डी पैराडॉक्स। इसका करेक्ट आंसर क्या है? आप लोगों ने सोच लिया होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी मेटाफर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। यह दुनिया को सीधे एक रंगमंच की तरह ट्रीट किया गया है और वहाँ के लोगों को एक्टर के द्वारा यहाँ पे लाइक और आइज का यूज करके कंपैरिजन नहीं हुआ है, इसलिए सिमिली तो बिल्कुल भी नहीं है और कंपैरिजन तो हुआ है, इसलिए ये मेटाफर है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वार्ट्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर दियर डेथ, द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए ऑक्सीमोरॉन, ऑप्शन बी पैराडॉक्स, ऑप्शन सी सिनेक्डकी, ऑप्शन डी आयरनी। आप लोगों ने इसका आंसर सोच लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है पैराडॉक्स। ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या है? पैराडॉक्स इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, पैराडॉक्स में हम लोग क्या समझे थे? कोई व्यक्ति, मतलब जब हम लोग सोचते हैं और उसका एक अलग मीनिंग निकलता है, गहरा मीनिंग होता है, वो तो देखने में शुरू इम्पॉसिबल लगता है लेकिन मीनिंग जो होता है काफ़ी गहरा होता है, तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को पैराडॉक्स बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं जो लाइन बोल रही है वो कि एक व्यक्ति जो है अपने मौत से पहले भी बहुत बार मर चुका होता है। ठीक है, लेकिन जो बहादुर होते हैं वो एक ही बार मरते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति बार बार मतलब कि उनको मृत्यु का सामना कर रहा हो? कोई व्यक्ति कई बार कैसे मर सकता है? यह विचार सतही तौर पर असंभव लगता है, लेकिन गहराई से सोचने पर पता चलता है कि डरपोक लोग डर के मारे पल पल मर के जीते हैं, जो एक गहरा सच है। वहीं बहादुर लोग केवल एक बार मरते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? खास करके हम लोगों को ब्रेड में फोकस करना है। सिनेक्डकी, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर या ऑक्सीमोरॉन। आप लोगों ने इसका आंसर सोच लिया होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सिनेक्डकी। ठीक है, सिनेक्डकी में हम लोग क्या समझे थे कि किसी भी छोटे चीज़ को बड़े चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ ब्रेड से तात्पर्य ये नहीं है कि खाने के लिए रोटी, यहाँ ब्रेड से रिलेशन है
जीविका से, सिर्फ भोजन से ये रिलेटेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे गिव अस दिस डे अवर डेली ब्रेड, मतलब हम लोगों के लिए जो आजीविका के साधन है उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, ब्रेड के बारे में नहीं। तो ब्रेड एक छोटा सा पार्ट होता है आजीविका का, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एंड मेलंकली मार्क्ड हिम फॉर हर ऑन। अब सोचिए कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा यूज हुआ है। ऑप्शन ए है सिमिली, ऑप्शन बी है पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन सी है आयरनी और ऑप्शन डी है ऑक्सीमोरोन। यहाँ मेलंकली को जो है वो कैसा ट्रीट किया गया है? ह्यूमन बीइंग्स की तरह ट्रीट किया गया है, ठीक है। इसमें कवि बोल रहा है कि यह करके पुकार रहा है कि मानो वह कोई जीवित स्त्री हो जिसने उस पर अपना अधिकार जमा लिया हो। अधिकार जमाना ये ह्यूमन क्वालिटीज है, लेकिन एसोसिएट किया गया है मेलंकली यानी उदासी के साथ, ठीक है। अब मेलंकली को ट्रीट किया गया है एक स्त्री जैसा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? जी हाँ, पर्सोनिफिकेशन का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी पर्सोनिफिकेशन। आइए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है डार्कनेस विजिबल। ये यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? पैराडॉक्स, ऑक्सीमोरोन, सिमिली, सिनेक्डकी। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। यहाँ पे ऑक्सीमोरोन का यूज हुआ है। जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब दो अपोजिट वर्ड एकदम साइड बाय साइड आते हैं तो उस फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग ऑक्सीमोरोन बोलते हैं। यहाँ डार्कनेस का मतलब अंधेरे से है जहाँ कुछ दिखाई नहीं देता, और विजिबल मतलब दिखाई देने से है। तो यहाँ दो अपोजिट वर्ड्स साइड बाय साइड आए हैं, इसलिए ये इसका आंसर सही है ऑक्सीमोरोन। जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है वो है ऑक्सीमोरोन। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। द राइट हैंड नोज नोट व्हाट द लेफ्ट हैंड डज। मतलब इसमें बोल रहा है कि जो राइट हैंड है वो नहीं जानता है कि क्या लेफ्ट हैंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट हैंड या लेफ्ट हैंड को कैसे ट्रीट किया गया है? एज अ पार्ट्स ऑफ बॉडी नहीं ट्रीट किया गया है, इसमें डायरेक्टली उन लोगों को सचेत इंसान के रूप में दिखाया गया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है? ऑप्शन ए है पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन सी है ऑक्सीमोरोन, ऑप्शन बी है सिमिली, ऑप्शन डी है सिनेक्डकी। हाँ, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन को यूज किया गया है। पर्सोनिफिकेशन में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन क्वालिटीज को नॉन ह्यूमन थिंग्स के साथ एसोसिएट किया गया है, और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसका सही आंसर ये है ऑप्शन ए, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन इसका सही आंसर है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ही वाज एज ब्रेव एज लायन। यहाँ तो देखने से ही पता चल रहा है कि कंपैरिजन जो हो रहा है, मानते हैं कि उसका मतलब कि ब्रेव का क्वालिटी का कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन किसके साथ हो रहा है? लायन के साथ। लेकिन कौन सा मतलब वर्ड यूज करके? एज का यूज करके। तो हम लोग जानते हैं जहाँ पे भी एज और लाइक यूज करके कंपैरिजन होता है वो वहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ होता है? जी हाँ, सिमिली का यूज हुआ होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द होल स्टेडियम चीयर्ड फॉर इंडिया। यहाँ पे हम लोगों को स्टेडियम का फिगर ऑफ स्पीच बताना है। ऑप्शन ए है सिनेक्डकी, ऑप्शन बी है पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन सी है ऑक्सीमोरोन, ऑप्शन डी है सिमिली। आप लोग आंसर सोच के बताइए। जी हाँ, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सिनेक्डकी। यहाँ सिनेक्डकी का यूज हुआ है। सिनेक्डकी का एक नियम यह भी है कि जब हम किसी कंटेनर या स्थान के नाम का प्रयोग उसके अंदर मौजूद लोगों के लिए करते हैं, जैसे वहाँ पे दर्शक जो देखने आए होंगे उनके लिए कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग उसका जो क्वालिटी है उसको एसोसिएट कुर्सी टेबल्स के साथ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा मतलब कि
आंसर इसका क्या होगा, सिनेक्डकी, क्योंकि स्टेडियम में बैठे हुए लोगों के लिए हम लोग स्टेडियम का प्रयोग कर रहे हैं, ना कि स्टेडियम को वहाँ डायरेक्टली हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 है, आई एम रिजॉल्व टू ग्रो फैट एंड लुक यंग। यहाँ पे जो पोएट है वो बोल रहा है कि मैं दृढ़ संकल्पित हूँ कि मैं मतलब कि बढ़ूंगा और मोटा भी होऊंगा। यानी वो अपने आगे बढ़ते हुए उम्र की तरफ बोल रहा है और साथ ही साथ में ये भी बोल रहा है कि वो हमेशा जवान दिखेगा। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी किस में होता है कि ये सब जब हम लोग बोलते हैं तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं। यहाँ पे सोच कुछ और रहे हैं, हो कुछ और रहा है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए पैराडॉक्स, ऑप्शन बी है ऑक्सीमोरॉन, ऑप्शन सी है सिमिली, ऑप्शन डी है सिनेक्डकी। आप लोग सोचिए और सोच के इसका आंसर बताइए। जी हाँ, इसमें इसका करेक्ट आंसर है पैराडॉक्स। मतलब ये कैसे पॉसिबल हो सकती है दो बातें एक साथ, कि वो मोटा होगा, बूढ़ा भी होगा और साथ ही साथ में यंग दिखेगा, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, ये जस्ट अपोजिट वर्ड यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, जी हाँ, पैराडॉक्स का। अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं। द स्टेडियम हेल्ड इट्स ब्रेथ एज द लास्ट बॉल वाज बॉल्ड। वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि स्टेडियम जो है सिनेक्डकी की तरह यूज हुआ था, और यहाँ पे स्टेडियम में जो है वो ह्यूमन क्वालिटीज़ को एसोसिएट किया जा रहा है। जैसे ब्रेथ जो होता है, सांस लेना, ये ह्यूमन क्वालिटीज़ है, उसको एसोसिएट किया जा रहा है स्टेडियम के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है वो है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों यहाँ आपने एक ज़रूरी बात नोटिस की होगी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्लास 12 के सिलेबस से ही बहुत सारे क्वेश्चन आगे जाकर पीजीटी जैसे बड़े लेवल्स के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। चाहे वो नोटिस राइटिंग हो, रिपोर्ट राइटिंग हो, ईमेल राइटिंग के फॉर्मेट्स हो, या फिर ये डिफ़िकल्ट फिगर ऑफ स्पीच, ये सब आगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सेम टू सेम आते हैं। इसलिए कहती हूँ कि बेसिक्स को अभी से मजबूत रखिए। और हाँ, अगर आपके घर में या जान पहचान में कोई बड़े भाई या बहन है जो पीजीटी, टीजीटी या किसी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हैं, तो उनके साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन उनके लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कीप लर्निंग। थैंक यू। हैव अ गुड डे।